पिछले वीडियो में हमने चालकता को देखा था ताकि हमें यह समझने में मदद मिल सके कि वैद्युत अपघटनी सेल के इस विलयन में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैसे होता है, क्योंकि वास्तविक आवेश स्थानांतरण आयनों के माध्यम से होता है और विलयन में आयनों की संख्या या आयनों की सांद्रता ये एक महत्वपूर्ण कारक है जो चालकता को प्रभावित करेगा। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि जब हम विलयन की सांद्रता बदलते हैं तो चालकता कैसे बदलती है। हमने पहले के वीडियो में चालकता को विस्तार से देखा है, इसलिए यदि आपको याद हो तो हमने इस विलयन में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की तुलना इस तार में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से की है। हम जानते हैं कि यहाँ प्रतिरोध R बराबर रो गुणे L बटे A होता है, जहां इस तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यहाँ दर्शाए गए हैं और यह रो ये प्रतिरोधकता थी। हमने चालकता कप्पा को 1 बटे रो से परिभाषित किया था, यानी कि प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम है उसको हमने चालकता से परिभाषित किया था। अब अगर आप लंबाई 1 सेंटीमीटर लें और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लें, या दूसरे शब्दों में कहें इसका आयतन 1 इकाई ले लें, तो 1 इकाई आयतन के लिए आपको R रो के बराबर मिलेगा, यानी कि इकाई आयतन के लिए प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाती है। और इसी तर्क से अगर हम चालकता को देखें तो चालकता प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम है, तो इसी तर्क से चालकता और कुछ नहीं बल्कि इकाई आयतन का चालकत्व है। तो अगर हम यहाँ भी L बराबर 1 सेंटीमीटर लें और A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लें, तो हम विलयन के इकाई आयतन के बारे में सोच सकते हैं जो इन दो प्लेटों के बीच में स्थित है। तो इन दो प्लेटों के बीच में स्थित विलयन का हमने इकाई आयतन लिया है और इसको यहाँ दर्शाया है। तो यहाँ पर इस इकाई आयतन का यदि हम आयतन लिखें तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है और ये 1 ml के बराबर होगा। तो इस 1 ml विलयन के लिए आप चालकता को इस 1 ml विलयन के विद्युत संचालन करने की क्षमता के रूप में सोच सकते हैं। लेकिन इस तार के विपरीत विलयन के मामले में इलेक्ट्रॉनों का वास्तविक रूप से स्थानांतरण आयनों के माध्यम से होता है। इसलिए यदि आप विलयन में चालकता देख रहे हैं तो हमें इस इकाई आयतन में मौजूद आयनों की सांद्रता या मात्रा के बारे में सोचने की आवश्यकता है, और यह एक महत्वपूर्ण कारक होगा जो इस चालकता को नियंत्रित कर रहा है। वैसे सांद्रता के साथ चालकता कैसे बदलती है? मजेदार तथ्य यह है कि सांद्रता के साथ चालकता कैसे बदलती है, यह विचार प्रयोगशालाओं में जल शोधन प्रणालियों में उपयोग किया जाता है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यह कैसे किया जाता है, लेकिन अभी के लिए आइए यह सोचने का प्रयास करें कि इस इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता कम होने पर चालकता का क्या होगा। तो जब हम कहते हैं कि सांद्रता कम हो जाती है, तो उसी बात को कहने का दूसरा तरीका यह है कि तनुता बढ़ जाती है। तो तनुता मूल रूप से विलायक की और अधिक मात्रा को मिलाना है। तो विलायक की अधिकता से प्रभावी रूप से अधिक विलायक में कम विलय होता है। तो क्या होता है जब हम सांद्रता कम करते हैं या फिर तनुता को बढ़ाते हैं? यदि आप विलयन में आयनों की संख्या के बारे में सोचते हैं, जैसे मान लें कि हमारे पास इस इकाई आयतन में 3 आयन है और जब मैं सांद्रता कम करता हूं तो मान लें कि अब मेरे पास केवल 2 आयन है। तो यहाँ क्या हो रहा है? चूंकि यहाँ आयनों की संख्या कम हो रही है तो आवेश स्थानांतरण भी कम हो जाएगा, इसलिए प्रभावी रूप से इस इकाई आयतन का विद्युत संचालन करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसका अर्थ है कि हमारी चालकता जो कि कप्पा है वह भी कम हो जाती है। इसलिए यदि सांद्रता कम हो जाती है या फिर कहें तनुता बढ़ जाती है तो चालकता कप्पा भी कम हो जाती है। अब यहाँ आयनों की संख्या कम करने के बजाय हम इसे तनुता के पदों में भी सोच सकते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास पहले की तरह यहाँ 3 आयन है, लेकिन इस बार आयनों की संख्या कम करने के बजाय हम इसकी तनुता बढ़ा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि हम और अधिक विलायक मिलाते हैं ताकि आयतन अब 2 गुना हो जाए। तो यदि आप वितरण के बारे में सोचें और यदि आप इसका औसत लें और केवल 1 इकाई आयतन में देखें तो प्रभावी रूप से प्रत्येक 1 इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट गई है। पहले आपके पास 1 इकाई आयतन में 3 आयन थे, अब वही 3 आयन 2 इकाई आयतनों के लिए वितरित किए जाते हैं और इसलिए इनमें से प्रत्येक इकाई आयतन के लिए आयनों की मात्रा कम हो जाती है और इसलिए चालकता भी कम हो जाती है। इस विचार का उपयोग कभी कभी जल शोधन प्रणालियों में किया जाता है। इसलिए यदि आप कुछ अशुद्ध जल लेते हैं तो ऐसे जल में अशुद्धियां आमतौर पर लवण जैसी चीजें होती हैं, लवण जिसे इंग्लिश में हम सॉल्ट कहते हैं। तो अशुद्धियां लवण जैसी चीजें होती हैं जो मूल रूप से अच्छे वैद्युत अपघट्य यानी कि गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसलिए अशुद्ध जल जिसमें ये अशुद्धियां होती हैं, इसका अर्थ होगा कि इसमें आयनों की संख्या अधिक होगी और हम जानते हैं कि जितनी अधिक संख्या में आयन होंगे उतनी अधिक चालकता होगी। इसलिए अशुद्ध जल की चालकता अधिक होती है। और इसके विपरीत अगर हम शुद्ध जल लेते हैं तो जो लवण और अन्य अशुद्धियां थीं
वो विलयन में आयनों का स्रोत थी, अब वह हटा दी जाती हैं। इसलिए विलयन में कम आयनों के साथ चालकता कम हो जाती है, तो शुद्ध जल में चालकता कम हो जाती है। क्योंकि पानी अधिक शुद्ध हो जाता है, इसलिए चालकता कम हो जाती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि इसका उपयोग शुद्धिकरण में कैसे किया जा सकता है। क्योंकि जैसे जैसे जल शुद्ध होगा, चालकता कम होती जाएगी। इसलिए जल शोधन प्रक्रिया की निगरानी करने का यह एक त्वरित और आसान तरीका है। तो यह अनुप्रयोग जिसके बारे में पहले बताया था और यह चालकता तथा सांद्रता के संबंध पर आधारित था। अब चलिए देखते हैं कि मोलर चालकता तथा चालकता के बीच क्या संबंध है। यहाँ ये मोलर चालकता है जिसे लैम्डा एम से हमने दर्शाया है, और ये कप्पा बटे सी के बराबर होता है, जहाँ कप्पा चालकता है और सी मोलर सांद्रता है। और इसलिए आप मोलर चालकता को प्रति मोल के आधार पर चालकता के रूप में सोच सकते हैं। हम इसे थोड़ा विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस संबंध को देखें और मुझे कुछ बताएं। मुझे पता है कि हर में यहाँ एक सांद्रता का पद है, इसलिए अगर मुझे लगता है कि मैं मोलर चालकता और सांद्रता के बदलाव को देखना चाहता हूँ, और ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती रूप से संबंधित हैं एक दूसरे से, क्योंकि इस संबंध को देख के प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो क्या यहाँ यह कहना सही होगा कि अगर हम सांद्रता कम करते हैं तो मोलर चालकता बढ़ती है? तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोकें और इस बारे में सोचें। तो हमें पहली नजर में ऐसा लगता है कि सांद्रता और मोलर चालकता ये एक दूसरे से व्युत्क्रमणीय रूप से संबंधित है, इनवर्सली रिलेटेड है। तो यदि मैं सांद्रता को कम करता हूं तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि मोलर चालकता बढ़नी चाहिए, लेकिन ये गलत है। क्योंकि जो कप्पा है, जो कि चालकता है, ये भी सांद्रता से संबंधित है। हमने ठीक पहले देखा था कि जब हम सांद्रता कम करते हैं तो मोलर चालकता भी कम हो जाती है। इसलिए इस संबंध को बस देखने मात्र से हम सांद्रता के साथ मोलर चालकता का बदलाव नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए चलिए हम अपनी मोलर चालकता की परिभाषा पर वापस चलते हैं। पहले जब हम चालकता की बात कर रहे थे तो हमने इकाई आयतन में आयनों की कुछ छोटी मात्रा पर विचार किया था, और तर्क यह था कि जब इस इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है तो सांद्रता कम हो जाती है, और इसलिए विद्युत संचालन करने के लिए कम संख्या में आयन उपलब्ध होते हैं, और इसलिए चालकता कम हो जाती है। लेकिन अब जब हम मोलर चालकता की बात करते हैं तो हम इसे प्रति मोल चालकता के रूप में सोच सकते हैं, या दूसरे शब्दों में इकाई आयतन लेने के बजाय हम कह रहे हैं कि मोलर चालकता एक आयतन कैपिटल V की चालकता है, जिससे कि इस आयतन में वैद्युत अपघट्य का 1 मोल होगा। तो फिर से इन दो परिभाषाओं के बीच अंतर देखें। यहां हमने इकाई आयतन लिया और हम इस इकाई आयतन में वैद्युत अपघट्य की मात्रा देख रहे हैं, जबकि यहां हम 1 मोल ले रहे हैं, इसलिए हम प्रति इकाई मोल चालकता के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए जिस तरह से मोलर चालकता को परिभाषित किया गया है, हम घेरे गए आयतन के बारे में चिंतित नहीं है। हम मोल संख्या या वैद्युत अपघट्य की मात्रा को निश्चित कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, जो इस आयतन में है, और हम चाहते हैं कि यह 1 मोल हो। इसलिए जैसे ही आप वैद्युत अपघट्य का 1 मोल मिलाते हैं तो 2 संभावनाएं हैं। पहली है कि यदि वैद्युत अपघट्य आसानी से वियोजित हो जाता है तो यह एक प्रबल वैद्युत अपघट्य होगा, और दूसरी है कि यदि यह इतनी आसानी से वियोजित नहीं होता है या फिर वियोजन पूर्ण नहीं है तो यह एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य होगा। तो आइए इन दोनों मामलों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य को लेते हैं। तो आयनिक साम्यता से हम जानते हैं कि एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य वह होता है जो पूरी तरह से वियोजित नहीं होता है, और हम यह भी जानते हैं कि जब हम तनुता बढ़ाते हैं तो अल्फा या फिर कहें वियोजन की मात्रा वह भी बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य के मामले में जब हम आयतन बढ़ाते हैं तो ज्यादा मात्रा में वैद्युत अपघट्य वियोजित होता है और ज्यादा आयनों का निर्माण करता है। अतः दुर्बल वैद्युत अपघट्य के मामले में तनुकरण का प्रभाव यह है कि कुल मिलाकर आयनों की संख्या बढ़ जाती है, और हम जानते हैं कि यदि आयनों की मात्रा बढ़ती है तो मोलर चालकता भी बढ़ जाती है। इसलिए दुर्बल वैद्युत अपघट्य के मामले में तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है। अब आइए प्रबल वैद्युत अपघट्य को देखते हैं। अब एक प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा 100% होती है, 100% होती है, क्योंकि परिभाषा से ही ये प्रबल वैद्युत अपघट्य है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो जैसे ही किसी वैद्युत अपघट्य का 1 मोल मिलाते हैं यह पूर्णतया वियोजित हो जाता है और आयनों का निर्माण करता है। तो अब जब आप तनुता बढ़ाते हैं तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के मामले के विपरीत इसमें आयनों की संख्या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अब पहले से ही पूर्णतया आयनों में वियोजित हो चुका है।
तो तनुकरण करने पर क्या होगा? तो मान लीजिए आपके पास ये आयन है जो एक प्रबल वैद्युत अपघट्य से वियोजित हुए हैं और पहले से ही आयनों की संख्या अधिकतम है क्योंकि अब पूरी तरह से वियोजित हो गया है। इसलिए जब ये आयन इस आयतन के भीतर होते हैं तो इन आयनों के बीच कुछ स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रिया यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा। इनमें कुछ धनावेशित होंगे और कुछ ऋणावेशित होंगे और इन अन्योन्य क्रियाओं यानी कि इंटरेक्शंस के कारण आयन इस तरह के तंग स्थान में स्वतंत्र रूप से नहीं घूम पा रहे हैं। इसलिए जब आप तनुता बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही आप तनुता बढ़ाते हैं आप इसे इन आयनों के बीच स्थान जोड़ने के रूप में सोच सकते हैं। यानी कि आपने तनुता बढ़ाई तो इन आयनों के बीच जो स्थान था, रिक्त स्थान, वो बढ़ गया, इनके बीच गैप बढ़ गया। अतः अब इन आयनों के बीच स्थिर वैद्युत बल कम हो जाता है क्योंकि बीच का जो खाली स्थान था वो बढ़ गया है, वह पहले से और अधिक चौड़ा हो गया है और इसलिए अब वे बेहतर ढंग से विद्युत संचालन कर पा रहे हैं। यही कारण है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य के मामले में तनुकरण करने पर यानी कि तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ जाती है क्योंकि अब इन स्थिर वैद्युत बलों का प्रभाव कम हो जाता है और अब आयन स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, अतः अब मोलर चालकता बढ़ जाती है। तो इन दोनों ही मामलों में यानी कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य और प्रबल वैद्युत अपघट्य दोनों के लिए तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य के मामले में तनुकरण करने पर आयनों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए आप सोच सकते हैं कि तनुकरण के बाद आवेश स्थानांतरण काफी अधिक होगा क्योंकि अधिक आयन होंगे। लेकिन प्रबल वैद्युत अपघट्य के मामले में आयनों की संख्या पहले से ही अधिकतम है क्योंकि वियोजन 100% था, 100% था और इसलिए दुर्बल वैद्युत अपघट्य के मामले में मोलर चालकता में वृद्धि प्रबल वैद्युत अपघट्य के मामले में होने वाली मोलर चालकता की वृद्धि से काफी अधिक है। इन दोनों ही मामलों में तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है, लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्य के मामले में तनुता बढ़ाने पर चूंकि आयनों की संख्या बढ़ जाती है, चूंकि वियोजन अधिक हो जाता है इसलिए आयनों की संख्या बढ़ जाती है, इस वजह से मोलर चालकता में काफी अधिक वृद्धि हो जाती है। एक आखिरी बिंदु जो कि इन ट्रेंड्स यानी कि प्रवृत्तियों को समझने के लिए है वो ये है कि जब हम कहते हैं कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य में परिवर्तन अधिक है तो याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम इन ट्रेंड्स पर चर्चा करते हैं तो हम आदर्श स्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि सांद्रता अत्यधिक कम या बहुत अधिक नहीं है। तो सांद्रता सीमा जिस पर हम बात करते हैं उस सीमा के अंदर एक प्रबल वैद्युत अपघट्य में अभी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की तुलना में उच्च चालकता होगी, लेकिन चरम स्थितियों में, एक्सट्रीम कंडीशंस में, जैसे कि बहुत कम सांद्रता पर अत्यधिक उच्च गतिशीलता या अत्यधिक कम सांद्रता के कारण यह ट्रेंड जो कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए है हो सकता है सत्य ना हो और आप इसे इस वीडियो के दूसरे भाग में और भी स्पष्ट रूप से देख पाएंगे जिसमें हम इन प्रवृत्तियों को यानी कि ट्रेंड्स को एक ग्राफ पर अंकित करेंगे।